Hello dear students, welcome you all my YouTube channel Read Up On. Myself Shivam Upadhyay. This is Polity Test Series test number 11. Today we are going to discuss parliamentary committees. So let us start. Parliamentary committees are all of two types, परमानेंट कमेटीज़ एंड एड हॉक कमेटीज़। यानी संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, अस्थाई समितियां, तदर्थ समितियां। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संसदीय समितियां होती क्या हैं। संसदीय समितियों का भारतीय संसद में बहुत महत्व होता है। भारतीय संसद का बहुत सा काम इन समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उन समितियों से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं और अध्यक्ष के ही निर्देशानुसार कार्य करती हैं। अपना प्रतिवेदन ये समितियां अध्यक्ष को ही प्रस्तुत करती हैं। समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। हमने बात की दो प्रकार की समितियों की, जिनमें कौन कौन सी, एक थी अस्थाई समिति और दूसरा थी तदर्थ समिति, यानी परमानेंट कमेटीज़ एंड एड हॉक कमेटीज़। तो बात करें अगर परमानेंट कमेटीज़ की, तो इन कमेटियों जो समितियां हैं, इनकी जो कार्य प्रकृति है उसके आधार पे इनको अस्थाई समितियां बोला जाता है। इनमें प्रमुखतया से 6 प्रकार की समितियां हमें देखने को मिलती हैं। वो 6 प्रकार की समितियां हैं: वित्त समितियां, विभागीय अस्थाई समितियां, जांच के लिए गठित समितियां जिन्हें हम जांच समिति के नाम से भी जानते हैं, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, साथ ही साथ सदन समितियां अथवा सेवा समितियां। ये सदन की परमानेंट समितियां होती हैं। जबकि एड हॉक कमेटियां यानी तदर्थ समितियां ऐसी समितियां हैं जिनका सब गठन समय समय पर विशेष कार्यों हेतु किया जाता है। इसके लिए दोनों सदनों में से किसी के भी द्वारा इस आशय हेतु एक प्रस्ताव स्वीकार करके इनका गठन निर्दिष्ट विषयों पर जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। अगर बात करें तदर्थ समितियों के कुछ उदाहरणों की, तो उनमें हम देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए गठित समिति, रेल सभा समिति, बोफोर्स संविदा समिति जो काफ़ी चर्चा में रही थी, उर्वरक मूल्य निर्धारण समिति, शेयर बाजार घोटाले पर गठित संयुक्त समिति, संसद भवन संकुल में खाद्य प्रबंधन के लिए गठित समिति, संसद भवन संकुल के विकास एवं विरासत चिन्हों के अनुरक्षण के लिए या रखरखाव के लिए गठित समिति। इन समितियों में ये सारी समितियां शामिल हैं जिनका जो कार्यकाल होता है वो उनकी रिपोर्ट तक होता है, यानी जब वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं तो स्वतः ही ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। जबकि अस्थाई समितियों का कार्यकाल निर्धारित किया गया है और वे सदन में अस्थाई प्रकृति की होती हैं। आज की वीडियो में संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिनमें इन समितियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है कि संसदीय समितियों के कार्य आपको समझ आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को देखना। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है। आज का पहला प्रश्न है, संसदीय समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संसदीय समिति का गठन स्पीकर अथवा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति स्पीकर अथवा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करती है। समिति के पास भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया एक सचिवालय होता है। समिति अपनी रिपोर्ट को सदन के स्पीकर अध्यक्ष को सौंपती है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। 4 स्टेटमेंट: गठन, मार्गदर्शन, सचिवालय और रिपोर्ट, इनसे संबंधित स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसमें प्रश्न में जो स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी हुई है वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया
कि जो संसदीय समितियों के पास जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। देखिए इसकी लास्ट लाइन, समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसके गठन किसके द्वारा? अध्यक्ष द्वारा। साथ ही साथ ये अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ही कार्य करती हैं और अपनी रिपोर्ट सदन के स्पीकर को सौंपती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 1 का जो सही विकल्प रहा वो रहा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ राष्ट्रपति ना होकर के अध्यक्ष होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 फिर से स्टेटमेंट्स का प्रश्न है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। संसदीय समितियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एडहॉक समिति अस्थायी प्रकृति की होती है। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान ने संसदीय समितियों के लिए किसी भी समय का उल्लेख नहीं किया है। ये बात 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट, 2 प्रकार की एडहॉक कमेटी अस्थायी प्रकृति की, संसदीय समितियों का वर्णन संविधान में है और साथ ही साथ समय का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडहॉक कमेटी टेम्पररी प्रकृति की होती है, ना कि परमानेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2 समितियां, अस्थाई समिति और तदर्थ समिति। जो तदर्थ समिति है उसी का दूसरा नाम एडहॉक कमेटी है, जो कि कार्य निष्पादन के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इनका जो गठन किया जाता है वो किसी भी कार्य विशेष के लिए किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का दूसरा आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सेकंड का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के रोजाना कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? ऑप्शंस हैं कार्य सलाहकार समिति, निजी सदस्यों के लिए बिल के लिए बनी समिति, नियम समिति या एडहॉक समिति। प्रश्न नंबर 3 आपको बताना है कि कौन सी समितियां सदन के रोजाना कारोबार के लिए नहीं बनाई गई हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, कार्य सलाहकार समिति, निजी सदस्यों के बिल के लिए बनी समिति, नियम समिति, एडहॉक समिति। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये नियमित कारोबार के लिए नहीं बनाई गई बल्कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए इन समितियों का गठन होता है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी थोड़ी देर पहले बताए हुए थे। चलिए बात कर लेते हैं कि जो सदन के दैनिक कामकाज से संबंधित समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं तथा उनके कार्य क्या हैं। तो जो सबसे पहली समिति है वो है कार्य सलाहकार समिति। यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को नियमित रखती है। साथ ही साथ यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। लोकसभा समिति के 15 सदस्य इसमें होते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा समिति से इसमें 10 सदस्य होते हैं। सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ध्यान रखना है, जो लोकसभा समिति है उसमें 15 सदस्य, जबकि जो कार्य सलाहकार समिति राज्यसभा के लिए है उसमें 10 सदस्य हैं। लोकसभा वाली समिति के लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा वाली समिति के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी समिति है निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए बनी समिति। यह विधेयकों का वर्णन करती है कि ये विधेयक सरकारी विधेयक है या निजी विधेयक है, और यह समिति लोकसभा की विशेष समिति है और इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष उप लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं पाई जाती। इस समिति का जो कार्य है वो राज्यसभा में
कार्य सलाहकार समिति के जिम्मे होता है, जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले की। तो कार्य सलाहकार समिति दोनों सदनों में, जबकि निजी सदस्यों के बिल के लिए बनी समिति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, और इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो तीसरी समिति, नियम समिति। नियम समिति सदन में कार्य पद्धति तथा संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है, साथ ही सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा सुझाव देती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य, लोकसभा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्यसभा समिति में 16 सदस्य और सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों में पाई जाती है, मतलब लोकसभा समिति और राज्यसभा समिति दोनों प्रकार की नियम समितियां देखने को मिलती हैं। एक समिति और है जो कि दैनिक कार्यों से संबंधित है, सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। जैसा कि आप अपने आप देख पा रहे हैं कि सदस्यों के उपस्थिति अनुपस्थिति के संबंध को देखरेख करने के लिए ये समिति बनाई गई है, और हम सभी को पता है कि ऐसे सदस्य के मामलों की जांच करती है जो बिना अनुमति के 60 या अधिक दिन तक सदन में अनुपस्थित रहते हैं। यह समिति लोकसभा की एक विशेष समिति होती है जिसमें 15 सदस्य हैं। राज्यसभा में ऐसी किसी भी समिति का कोई भी वर्णन नहीं है। ऐसे मामलों को सदन या राज्यसभा सदन स्वयं देखता है, तो राज्यसभा में ऐसी कोई समिति नहीं, जबकि लोकसभा में ऐसी समिति के पास 15 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 22, बी 15, सी 7, डी 10। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22, 15, 7, 10। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से शामिल होते हैं। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर पहली बार 1921 में हुआ था, तब से यह समिति अस्तित्व में है। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल हस्तांतरी मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। साथ ही साथ समिति में सदन का कोई भी मंत्री निर्वाचित नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का ही नेता होता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इस बात की चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। आप में से जिन लोगों ने पॉलिटी के 10 टेस्ट जो पहले हो चुके हैं उसको नहीं देखा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो ये बात संबंधित थी लोक लेखा समिति से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें 22 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार किया गया है। बी, इस समिति में संसद के दोनों सदनों के 15 सदस्यों के शामिल किया जाता है। दोनों सदनों के सदस्य, 15 नहीं, फिर से सेकंड स्टेटमेंट, इस समिति में सदन के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। समिति के सदस्य की सदस्यता अवधि 5 साल की होती है। डी, कोई कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। 4 स्टेटमेंट, गठन तो 1919 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है समिति के सदस्यों की सदस्यता 5 साल की होती है, जबकि
डी स्टेटमेंट है कोई कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सी स्टेटमेंट लिखी है, समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि 5 साल की होती है, ये बात गलत है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो समिति है उसका सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का होता है। साथ ही साथ कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। इस वजह से चौथी स्टेटमेंट सही है। 22 सदस्य कुल होते हैं, 15 और 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट हैं, जबकि प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर सी गलत है और इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद के सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है? सार्वजनिक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति या फिर कार्य सलाहकार समिति? जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्य सलाहकार समिति। क्योंकि कार्य सलाहकार समिति ही ऐसी समिति है जो सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को नियमित रखती है। मैंने बताया कि ये समिति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पाई जाती है। लोकसभा वाली समिति में 15, जबकि राज्यसभा वाली समिति में 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा समिति का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो कौन था? वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्य सलाहकार समिति संसद के कार्यक्रम और समय सारणी को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बात आपको बतानी है। उद्योग समिति, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान मंत्रालय, ग्रामीण विकास समिति, गृह मंत्रालय, परिवहन समिति, नागर विमानन मंत्रालय, ऊर्जा समिति, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रामीण विकास समिति, गृह मंत्रालय। क्योंकि ग्रामीण विकास समिति का संबंध गृह मंत्रालय से ना हो करके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मामलों से है। गृह मंत्रालय यहाँ गलत है। ग्रामीण विकास समिति का संबंध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालयों के से है, जबकि उद्योग समिति का संबंध भारी उद्योग एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान मंत्रालय, परिवहन समिति का संबंध नागर विमानन मंत्रालय, ऊर्जा समिति का संबंध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है। ये समितियां जो हैं वो सारी समितियां विभागीय अस्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। लोकसभा की नियम समिति की अनुशंसाओं पर संसद में 1993 में 17 विभाग संबंधी अस्थायी समितियां बनाई गई थी। 2004 में 7 और समितियों का गठन हुआ। इस प्रकार इन विभागीय अस्थायी समितियों की कुल संख्या बढ़कर 24 हो गई है। अस्थायी समितियों के मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी बनाना है, विशेषकर वित्तीय दायित्व को। ये समितियां संसद की बजट पर अधिक सार्थक चर्चा में सहायक होती हैं। इन 24 अस्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। प्रत्येक अस्थायी समिति में 31 सदस्य
21 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा चुने जाते हैं। तो जो ये 24 अस्थायी समितियां हैं वो क्रमशः हैं: वाणिज्य समिति, गृह मामलों की समिति, मानव संसाधन विकास समिति, उद्योग समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन समिति, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, कार्मिक, लोक परिवाद, विधि एवं न्याय समिति, कृषि समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, रक्षा समिति, ऊर्जा समिति, विदेश मामलों की समिति, वित्त समिति, खाद्य उपभोक्ता मामलों के से संबंधित समिति, श्रम समिति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समिति, रेलवे समिति, नगर विकास समिति, जल संसाधन समिति, रसायन एवं उर्वरक समिति, ग्रामीण विकास समिति, कोयला एवं इस्पात समिति, साथ ही साथ सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता समिति। जितने मंत्रालय से संबंधित समितियां हैं उनकी चर्चा मैंने आपसे की। तो बस आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि टोटल जो विभागीय स्थायी समितियों की संख्या है वो कितनी है, 24 है। कब कब 1993 में 17 समितियों का गठन और फिर 2004 में 7 और समितियां बनाई गई, टोटल हो गई 24। जो लोकसभा की अस्थाई समिति के 31 सदस्य हैं उसमें से 21 सदस्य जो होंगे वो कहां से होंगे, लोकसभा से, और जबकि 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचार संहिता को लागू करती है? एथिक्स कमेटी, हाउस कमेटी, विशेषाधिकारों से संबंधित समिति या एडहॉक समिति? आचार संहिता से संबंधित कौन सी समिति है ये बात आपको बतानी है। 4 ऑप्शन: एथिक्स कमेटी, हाउस कमेटी, विशेषाधिकारों से संबंधित समिति या फिर एडहॉक समिति। प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी यानी आचार संहिता समिति। आचार संहिता समिति संसद की जांच समितियों के अंतर्गत आती है। जांच समितियां आमतौर पर 3 प्रकार की: याचिका या आवेदन समिति, विशेषाधिकार समिति, साथ ही साथ आचार समिति। बात करें आचार समिति की तो राज्यसभा में इस समिति का गठन 1997 तथा लोकसभा में सन 2000 में हुआ था। यह समिति संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है। यह दुराचरण के मामलों की जांच करती है तथा समुचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। तो ये समिति ऑप्शन नंबर ए एथिक्स कमेटी या आचार समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जांच समितियों में 2 अन्य समितियां भी हैं, विशेषाधिकार समिति और याचिका या आवेदन समिति। विशेषाधिकार समिति का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है तथा उपर्युक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। याचिका या आवेदन समिति विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिकाओं एवं आवेदनों पर विचार करती है। यह संघ से संबंधित मामलों पर व्यक्तियों एवं संघों संगठनों के आवेदन पर भी विचार करती है। लोकसभा समिति में 15 जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये 3 प्रकार की समितियां हैं जो संसदीय समितियां हैं, जांच प्रकार की संसदीय समितियां। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो इसमें बाकी समितियां दी हुई हैं ऑप्शन नंबर बी, सी और डी की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। तो बी यानी हाउस कमेटी जो होती है ये वो समिति गृह व्यवस्था समितियों के अंतर्गत आती है और यह समिति सदस्यों को आवासीय एवं अन्य सुविधाओं देने संबंधित कार्य से रिलेटेड है, जैसे कि भोजन, चिकित्सकीय सहायता इत्यादि जो उन्हें आवासों एवं होटलों में प्रदान की जाती है। लोकसभा समिति में 12 सदस्य होते हैं जबकि
अन्य समितियों में शामिल हैं विशेषाधिकार समिति एवं एडहॉक समिति। एडहॉक समिति की चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 8। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? हाउस कमेटी, पुस्तकालय समिति, नियम समिति, लोकसभा समिति। ये 4 के बारे में दी गई हैं। हाउस कमेटी सदस्यों की आवास और भोजन, चिकित्सा आदि जैसी सुविधाओं से संबंधित है। पुस्तकालय समिति यह व्यापार मीटिंगों के दौरान संसद के सभी खर्चों की गणना के लिए संबंधित है। सी, नियम समिति यह सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। डी, लोक लेखा समिति इसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल हैं। तो बताना है कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये बात आपको बतानी है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी हाउस कमेटी, जिसे हम आवास समिति भी बोलते हैं, वो सही है। सदस्यों को आवास और भोजन, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जबकि पुस्तकालय समिति व्यापार, मीटिंग और संसद के सभी खर्चों से ना होकर के इसका संबंध किससे है? संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों की देखरेख से, तथा सदस्यों को पुस्तकालय सेवा का लाभ उठाने में भी यह समिति सहायता करती है। इस समिति में कुल 9 सदस्य हैं, 6 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से। नियम समिति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह समिति नियम, सदन में कार्य पद्धति तथा संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है। साथ ही सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन अथवा योग सुझाती है। लोकसभा समिति में 15 जबकि राज्यसभा समिति में 16 सदस्य होते हैं। दोनों समितियों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी लोकसभा वाली के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा वाली समिति के राज्यसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में 30 सदस्य शामिल ना होकर के कितने सदस्य हैं? 22, जिसमें 15 और 7 सदस्य मैंने आपको बताए हैं कि 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना है और सार्वजनिक व्ययों को कम करने का सुझाव देना है। लोक लेखा समिति, नियम समिति, अनुमान समिति, आचार समिति। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी समिति का कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना और सार्वजनिक व्ययों को कम करने का सुझाव देना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इन चारों में ऑप्शंस में से जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमान समिति। अनुमान समिति को ही हम प्राक्कलन समिति या फिर सतत किफायत समिति के नाम से भी जानते हैं। अनुमान समिति में जो सदस्य होते हैं वो टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। ध्यान रखिएगा, मूलतः उसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इनकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। इस समिति का गठन 1921 में स्थापित अस्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। 30 सदस्य लोकसभा से। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरी मत के माध्यम से इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जैसा कि लोक लेखा समिति में भी किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है।
और निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है, जबकि लोक लेखा में हमने देखा कि जो उसका अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का। समिति का कार्य जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है। इसीलिए हम इसे सतत किफायत समिति के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे संसदीय समितियों से संबंधित 10 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको इन 10 प्रश्नों से समझ में आया होगा कि संसदीय समितियों के क्या कार्य हैं, किन प्रकार की समितियां हमें देखने को मिलती हैं, किस समिति का क्या कार्य है। लार्जली मैंने बहुत सारी समितियों को इसमें समेटने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, और जो विजिटर्स नए हैं, जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। इन प्रश्नों के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को अगर आप कलेक्ट करके रखेंगे तो बाद में रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज चर्चा कर रहा हूं प्रश्नों की, तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि नोट्स बना करके आप एग्ज़ाम में हॉल में जब जाने लगेंगे उससे कुछ दिन पहले जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपका उम्मीद है कि कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम पॉलिटी के इसी टेस्ट श्रृंखला को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मैं वीडियो को क्लोज करता हूं, बंद करता हूं, ख़त्म करता हूं। तो जल्दी से वीडियो आप सब एक बार लाइक कर दीजिए, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन आप सबको, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात बतानी है कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस या सुझाव हैं तो भी आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। साथ ही साथ 6 बजे, शाम को 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, तो आप सभी करंट अफेयर्स के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। शाम में 6 बजे आता है। डेली करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, जिससे आपका उसमें जीएस सेक्शन भी कवर होता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।